नमस्कार। हिमालय मिल के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम सब भलीभांति जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक नई लोकतांत्रिक सरकार वजूद में आई है और विधानसभा का पहला सत्र भी शुरू हो चुका है। लेकिन जो तस्वीर कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें, जब से उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है, 16 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर में खासकर आतंकी वारदातों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी और खासकर पाकिस्तान की अगर बात करें तो लगातार पिन ब्रिक्स करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर उसी संदर्भ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी बयान आया है कि कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो इन आतंकवादियों को प्रायोजित कर रही हैं और कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला की सरकार को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर ये वक्तव्य किस ओर इशारा कर रहा है और खासकर बढ़ता हुआ आतंकवाद ये सब क्या इशारे कर रहा है, इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रिगेडियर विजय सागर दिवन साहब, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। सर, वेलकम टू शो। थैंक यू वेरी मच विवेक जी, प्लेजर टू बी ऑन योर शो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर और आतंकवाद कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव होने थे उससे पहले लगातार जम्मू डिवीजन की अगर बात करें तो आतंक का दंश बढ़ता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने माकूल जवाब दिया, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया, शांतिपूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर में न केवल लोकसभा बल्कि विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, नई सरकार का गठन हुआ है। लेकिन तब से लगातार आतंकी हमले बढ़ चुके हैं। शोपियां, गांदरबल, उसके बाद अखनूर और खानेर और कल टीआरसी में ग्रेनेड अटैक, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो आपका सवाल है इसमें तीन पहलू बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेररिज्म जो इंसिडेंट्स है, यहाँ कितने टेररिस्ट मारे गए या कितने पकड़े गए, ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये इसके बारे में कोई सही पिक्चर नहीं देते। ये कभी बढ़ेगा, कम होगा, ये ऑसिलेट करता रहेगा। और उसका कारण ये है कि जो भी अटैकर है, यानी कि टेररिस्ट है, वो अटैकर है, सिक्योरिटी फोर्सेस डिफेंडर्स हैं। इनिशिएटिव इज ऑलवेज विद द अटैकर। अटैकर अटैक करेगा, डिफेंडर्स उसको डिफेंड करेगा, उसके वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेगा। चेंज स्ट्रैटेजी से उसकी सक्सेस बढ़ती चली जाएगी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ी देर के बाद वो कम हो जाएगी। तो इट्स कीप ऑसिलेटिंग, तो उसको ज्यादा टूल देने की आवश्यकता नहीं है। परंतु व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं, एक इसका मिलिट्री एस्पेक्ट है और एक है पॉलिटिकल एस्पेक्ट। पहले लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। हम इतना हैरान क्यों हो रहे हैं कि उमर साहब ने वहां पे शपथ ली है या आज गवर्नमेंट बनाई है या आज सभा का सत्र शुरू हुआ है तो टैक्स बढ़ रहे हैं? यही बात जब मोदी साहब ने शपथ ली थी उस दिन भी रियासी हुआ था। उसके बाद भी जम्मू डिवीजन में, जहां पे आज तक बड़े कम इंसिडेंट देखने को मिले थे, एकदम से स्पर्ट शुरू हुआ। चाहे वो कठुआ से बसौली में, डोडा में, किश्तवाड़ में, अपना रियासी में, या इवन भद्रवा के अंदर दुदू बसंतगढ़, तो वो एकदम से स्पर्ट चला एंड इट डाइड डाउन देयर आफ्टर। सिमिलरली सेम चीज हो रही है उमर साहब की गवर्नमेंट में। अब यहां पे दो इश्यूज आते हैं। एक तो इशू है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हो रहा है ये, क्या पर्पस हो सकता है। दूसरा, इसका जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट फारूक साहब ने दिया है कि भाई उसको पकड़ो और पूछो तुम्हारे पीछे कौन है। तो ये दो इश्यूज पे मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूंगा 2 मिनट के लिए। तो जहां तक तो इशू है फारूक साहब का, मुझे तो लगता है उनकी स्टेटमेंट जो है ये एक डिफेंसिव स्टेटमेंट है, एक विक्टिमाइजेशन, अपने आप को विक्टिम डिक्लेयर करने की स्टेटमेंट है कि देखिए गवर्नमेंट हमने बनाई है, 10 साल के बाद हम पावर में आए हैं और हमारे आते ही हमारे को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। अब ये कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, कोई ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, कोई लोकल पार्टी जिनका वजूद खत्म हो गया है और उनको पसंद नहीं आ रहा कि उमर साहब पावर में है। और यहाँ कोई ऐसी कोई मिलिटेंट आउटफिट्स हैं जैसे जमाते इस्लामी है, जो अपने आप को इलेक्शन में लाना चाहती थी, नहीं आ पाई, फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी बहुमत से जीती है वैली के अंदर। तो उनमें से कोई भी हो सकता है। दूसरा जो एस्पेक्ट जो है भाई, इसको सबसे ज्यादा जब इलेक्शंस होती हैं फेयर तरीके से, पहले लोकसभा फिर लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, तो इसमें किसको तकलीफ होगी? सबसे बड़ी तकलीफ इसको होनी चाहिए थी पाकिस्तान की आईएसआई को। उसके साथ में अगर आपने देखा हो, जो जॉर्ज सोरोस एंड वेस्टर्न प्रेस और जो उनके जितनी वो एंड कंपनी है सैम पिट्रोडा, वो ऑलरेडी मोदी जी को डिस्टेबलाइज करने में लगे हुए हैं। चाइना को तो वेस्टेड इंटरेस्ट है ही है। अब यहां बात ये उठती है कि अगर यहाँ पे इलेक्शंस फेयर एंड फेयर होती हैं, जम्मू कश्मीर के लोग
सारी दुनिया को बताते हैं कि देखिए कश्मीर विवादित एरिया नहीं है, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानते हैं और हमने वोटिंग करी है। आज से पहले तक अगर आपको याद हो इलेक्शंस में वोटिंग होती थी 10%, 4%, 12%, यहां तो हमको 80% की फिगर्स मिली। ओवरऑल शायद 56 या 66% बनी है, 80%, 70%। अब ये क्या दर्शाता है कि पीपल आर इंटरेस्टेड इन पीस एंड उनको विश्वास है मोदी जी की लीडरशिप में, भारत की लीडरशिप में। कल तक सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेपरेट एंटिटी मानते थे, परंतु अब 370 जाने के बाद जो उनको नजर आई डेवलपमेंट, शायद उसको मानते हैं। तो ये मैसेज आ रहा है वर्ल्ड को। तो वर्ल्ड ओवर में इसमें किसकी पोजीशन खराब हो रही है? वो पाकिस्तान का जो क्लेम है वो खराब हो रहा है। तो वो डेफिनेटली चाहेंगे कुछ ना कुछ हो। अब वो करवाने के लिए अब क्या पॉलिसी यूज करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, वो हमने देखा पहले भी कि स्ट्रैटेजीज चेंज होती हैं। अभी लेटेस्ट चल रहा है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में आना है, बड़ा ग्रुप पकड़ा जाएगा। और साथ में पॉलिसी ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड कंसोलिडेशन। अगर तो आप अक्रॉस द बॉर्डर रहते हो तो वहां पे आपके रिश्तेदारी है, जम्मू कश्मीर में काफी है, तो अपने रिश्तेदार घर में आके बस जाइए, 6-8 महीने तक कुछ मत करिए। जैसे अभी आपने देखा कुछ दिन पहले रजौरी पुंछ में एक बहुत बड़ा कैशे पकड़ा गया एमिनेशन का। वो एक किस्म का एमिनेशन डंप था जो पाकिस्तानियों ने टेररिस्ट के लिए बना रखा था। तो जब चाहिए होगा यहां से आपको हथियार सप्लाई करेंगे, तब तक आप गवर्नमेंट मिलकर रहिए पॉपुलेशन के साथ एज नॉर्मल सिटीजन्स। और कोई आधार कार्ड वगैरह बनाना आज की डेट में कोई मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस आपको कभी पता ही नहीं कर पाएंगे कि आप कौन हो, अंदर के हो या बाहर के हो। तो वो स्ट्रैटेजी भी कामयाब हो रही है। अब ये जो इंसिडेंट्स इतने सारे हो रहे हैं, ये छुटपुट इंसिडेंट होते हैं डिफरेंट जगहों पे। और मैं ये नहीं कहता कि दे आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर, बट दे मस्ट बी कंट्रोल्ड सेंट्रली बाय वन एजेंसी समवेयर। तो इस तरीके से वो उसको सफल कर पा रहे हैं और इस तरीके से थोड़ा सी अशांति फैल रही है। परंतु इसमें फिर भी मैं बोलूंगा कि थोड़ी सी जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं मिल रही है। एक्शनेबल इंटेलिजेंस जब तक नहीं मिलेगी तो वो नहीं हो सकता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण खान यार वाला केस, हालांकि उस्मान मारा गया है, तो देखिए उस दिन भी अगर आपने विजुअल्स देखे हो तो जब कोऑर्डिनेंस सर्च चल रहा था, सिविलियन मूवमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, वो भी चल रही थी और अंदर ऑपरेशन भी चल रहा था। परंतु कल जो उन्होंने जाके ग्रेड फेंका है टीआरसी के पास, हार्ट ऑफ द सिटी, संडे मार्केट, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। हालांकि लकीली कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं, सिर्फ लोग इंजर्ड ही हुए हैं, परंतु ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें जो इंटेलिजेंस वाला ऑप्शन है उसको थोड़ा सा पुख्ता करने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर साहब, एक मैं आपसे इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहूंगा। गुलमर्ग में जिस तरह से अटैक हुआ, चाहे अखनूर की अगर बात करें, जो आर्मी चाहे व्हीकल्स या फिर उनके इंस्टॉलेशंस पे, और फिर 14 परसों बडगाम में उन्होंने टारगेट बनाया था। तो जिस तरह आपने कहा कि एक इंटेलिजेंस नेटवर्क की अगर बात करें, किस प्रकार उसको मजबूत किया जा सकता है? क्योंकि मुझे याद है कि एक ह्यूमन इंटरेक्शन या फिर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत कहीं ना कहीं विश्वास वाली से वो नेटवर्क मजबूत हो सकता है। क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैंने सबसे पहले इनफैक्ट आपके भी चैनल पे लास्ट टाइम जब मैं आया था, मैंने इसी चीज पे जोर दिया था कि अब ये जो आतंकवाद की लड़ाई है, ये सुरक्षा बलों के खास उनका प्रवर्ज नहीं रह गई है। सुरक्षा बल पिछले 40 साल से लगे हुए हैं। ये जो मिलिट्री सोल्यूशन है, इसकी एक लिमिट है, इसकी एक एज होती है। अभी हम ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं कि जो मिलिट्री सोल्यूशन की जो वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट कम होती चली जा रही है। अभी यहाँ पे पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए। पॉलिटिकल सोल्यूशन मतलब कि जो लोग हैं वो अपने आप को महफूज करें, वो उनको ना लगे कि कोई हमारे ऊपर आके जबरदस्ती कर सकता है, क्योंकि उस किस्म की कंडीशंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी हैं। डेवलपमेंटल प्रोसेस जो कश्मीर के अंदर हुआ है, या वो रोज इंटरनेट के ऊपर या टेलीविजन के ऊपर रेस्ट ऑफ इंडिया की देखते हैं, या वो अपने पीओजेके के भाइयों के बारे में, मुझे याद है 20 साल पहले मुझे एक एसपी साहब थे, अभी शायद रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने मुझे बोला कि देखिए आप बॉर्डर के पार देखिए, सड़कें बनी हुई हैं, ये है वो हमें, हमारे यहाँ क्या है, कुछ नहीं है। अभी सिचुएशन उल्टी है, पीओजेके के लोग बोल रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ मर्ज करो, हमें जम्मू कश्मीर के साथ मर्ज करो, मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बुलाओ, स्पेशली जब उन्होंने देखा चांद पे चलते हुए। तो ये कुछ विजुअल्स आपने उनके पाकिस्तान टेलीविजन पे देखे होंगे। तो इस तरह से एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें लोगों को यह समझाया जाए कि देखिए ये लड़ाई आपने भी अब मिलकर करनी है, आप भी इसके हिस्सेदार हैं। क्योंकि अगर बॉम्ब ब्लास्ट कल, जैसे कल का हुआ है ग्रेनेड ब्लास्ट, अगर वो फट जाता, बंदे कौन मरने थे? हालांकि कहते हैं कि वहां पे सीआरपीएफ पर्सनल थे, बम उनके ऊपर फेंका गया था, बस संडे मार्केट लगी हुई है,
कितने सिविलियंस मरते हैं। अब सिविलियन ये सोचे कि देखो भाई मैं तो सेफ हूं, मेरे को क्या फर्क पड़ा, ठीक है श्रीनगर में हुआ, मैं तो जम्मू में बैठा था फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेफ, तो वाई शुड आई बॉदर। तो वो एटीट्यूड निकालना है। आप कहीं भी बैठे हैं, आपने भागीदार बनना है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये जो आपने देखा अखनूर का, अब वो 3 स्कूल के बच्चे थे, उनको कैसे पता चला कि ये टेररिस्ट हैं? उन्होंने देखा ये आर्मी की यूनिफॉर्म में है, जब उन्होंने उनके जूते देखे बोले ये तो है ही नहीं जूते। अब वो बच्चे कैसे जाके इन्फॉर्म किया उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को, और आगे जो भी हुआ आपको मालूम ही है, उनको एलिमिनेट कर दिया गया। परंतु अगर ये कोई मान लो कोई हेल्पलाइन हो, जैसे हमारी पुलिस की सुरक्षा हेल्पलाइन होती है, कोई काउंटर टेररिज्म की हेल्पलाइन हो जहां पे वो एकदम पे उस पर जाके वो फोन पे बोले कि मैंने यहां देखा है, ऐसा कोई मैकेनिज्म बने जिसमें जो सिविलियन है वो भी इनकरेज हो कि हाँ भाई मैं भी चलता हूँ रिपोर्ट देने के लिए। ना कि जैसा यहाँ हुआ दो महीने पहले बसोली में एक गांव के अंदर, रात को 1:30 बजे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस वाले आए और वो जो एएसआई वगैरह थे उन्होंने जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी उन्हीं को पीट दिया कि तुमने हमें रात की नींद डिस्टर्ब करा दी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक कोई फुल प्रूफ सिस्टम बने जिसमें सिविलियंस भी पार्टिसिपेट करें, और वो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस बने फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस। बूट्स ऑन ग्राउंड अगर आप बढ़ाएंगे कि और सीआरपीएफ लाएं और बीएसएफ लाएं, तो वहां पे और नाके लगेंगे और कोऑर्डिनेट सर्च होंगे और फ्रिस्किंग मेजर्स होंगे, तो पॉपुलेशन और आपके अगेंस्ट चली जाएगी। आपके साथ कैसे मिलेगी? तो साथ मिलाने की जरूरत है। मेरे साहब एक चीज और भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिवाली का पर्व पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर में मनाया गया और ऐतिहासिक लम्हा जब लाल चौक पे दीपमाला की गई, आतिशबाजी की गई और वो तस्वीरें पूरे भारतवर्ष पूरे विश्व में देखी, और कहीं ना कहीं एक मैसेज गया कि जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर लाल चौक में दीपमाला, हिंदू लोगों ने वहां पर दीपमाला की, स्थानीय लोग भी साथ में शामिल हुए, और उसके बाद टीआरसी में जो कल का ग्रेनेड हुआ, कहीं ना कहीं कोलेटरल डैमेज नहीं हुई, लेकिन सिविलियन जो कश्मीरी भाई हैं उनका नुकसान हो सकता था। ऐसे में क्या आवश्यकता है, क्योंकि स्टेटहुड की मांग लगातार उमर अब्दुल्ला उनकी सरकार मांग रही है। ज्ञापन उस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया, और उन्होंने ये भी एक बात निकल के आई है कि अगर स्टेटहुड मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास होगा, तो बेहतर तरीके से हम इस सिचुएशन को देख सकते हैं। योर कॉल। देखिए जहां तक स्टेटहुड की बात है, ये जो बार बार इसको उठाना या अपने मैनिफेस्टो में डालना या जाके स्टेटमेंट देना, मेरे ख्याल में ये बेगानी बात है। मोदी गवर्नमेंट बोल चुकी है कि स्टेटहुड मिलनी है वापस, बट मिलनी कब है? एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। अब वो अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा है? अगर आप एक्सपर्ट हों, मैं तो डिफेंस की बात कर सकता हूँ, पॉलिटिकल एक्सपर्टीज मेरे पास इतनी शायद नहीं भी होगी, तो उसको अप्रोप्रिएट टाइम अभी आया नहीं, ये बड़ा श्योर है। ठीक है। नंबर 2, ये जो कोलैटरल डैमेज की आप बात कर रहे हैं, अगर आप बोलेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर सुरक्षा व्यवस्था की दे दी जाए और वो कर लेंगे, वेल जो पास्ट एक्सपीरियंस कहता है वहां तो मैं मानने को तैयार नहीं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, बेस्ड ऑन जो पास्ट में हुआ है। आज उमर अब्दुल्ला जब से चीफ मिनिस्टर की शपथ ली है, या इवन उनके साथ उनके फादर फारूक अब्दुल्ला जी साहब भी जब बोले हैं, शुरू में बहुत बढ़िया स्टेटमेंट्स दिए। आई मीन हमारा सीना काफी चौड़ा हो गया, हमें लगता था कि गड़बड़ हो जानी है, बट बड़ा अच्छा बोला। अब हम उनसे यही बोल रहे हैं। इनफैक्ट मेरे पास अगले कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट में एनसी के मेरे साथ प्रवक्ता थे, मैंने कहा हमारा मैसेज पहुंचाइए कि जो आपने बोला है उसको ग्राउंड पे करिए, क्योंकि हम अभी भी दिल में थोड़ा शक रखते हैं कि ये नहीं हो सकता, बिकॉज पिछले 40 साल नहीं हुआ। क्या हुआ, अब मैं कोई नाम नहीं लूंगा, बट जो भी पावर में थे उन्होंने टेररिज्म के टेररिस्ट को इनकरेज किया, और एक पॉलिटिकल पार्टी है वो ऑन रिकॉर्ड है, वो तो कहती है, वो चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला कि देखिए टेररिस्ट का जो मारा गया है उसके बच्चे को नौकरी दीजिए, SRO 340 या समथिंग, कि कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर इन चेयर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके घर वाले को नौकरी दी जाती है डिपेंडिंग ऑन इट्स क्वालिफिकेशन। वो तो टेररिस्ट के लिए बोल रहे थे। अभी फारूक अब्दुल्ला साहब का जो बयान है, मुझे यकीन है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने वो जानबूझ के नहीं बोला होगा, वो मुंह से निकल गया होगा कि उनको पकड़ो और पूछो तुम्हारे आका कौन है। अब पकड़ो और पूछो तुम्हारे आका कौन है अमाउंट्स टू सेम थिंग। अगर आप उनको पकड़ोगे उसके बाद तो आपका जुडिशियल प्रोसेस भी लगेगा ना। इंडियन आर्मी कोई यहाँ पे इजरायली आर्मी की तरह थोड़ी है, या ईरानियन आर्मी की तरह थोड़ी है, या पाकिस्तानी आर्मी की तरह थोड़ी है। यहाँ तो वी आर बाउंड बाय द लॉ, चाहे वो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट भी लगा हुआ हो, फिर भी हर टेररिस्ट को पकड़ा जाता है उसको 24 घंटे के अंदर हमने पुलिस स्टेशन में देना है। और पिछले 92 तक मैं बोल रहा हूँ, या 93 तक देते थे। वो हमारे 1-2 जवानों को भी मार दिया, एनकाउंटर हुआ, 4 बंदे पकड़े,
और वो 4 बंदे पुलिस को हैंड ओवर कर दिए, वही अगले दिन विद इन 24 आवर्स या वो पुलिस ने ही छोड़ दिए ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, या फिर वो जज के सामने बेल लेके बाहर निकल गया और अगले 4 दिन के बाद वो फिर से अटैक करने हमारे ऊपर आ गया। तो जवान पूछते थे हमको, मैं उस वक्त मेजर था, काजे कंपनी कमांडर, पूछा जाता था कि सर ये कल तो इसको पकड़ के छोड़ा था हमने, ये फिर आ गया वापस और इसने हमारे 2 बंदों को मार दिया, क्या करें। तो आप समझिए सिक्योरिटी फोर्सेस के मोराल पे कितना फर्क पड़ता। तो उसके बाद हमने बोला हमने पकड़ना ही नहीं है, हम इनको एलिमिनेट करेंगे। अब पता करना ये इसके पीछे कौन है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, अगर उनको हम और पावर्स दें, उनको और रिसोर्सेज दें इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द बूट्स ऑन ग्राउंड, वो दे विल बी एबल टू फाइंड आउट। वैसे दे नो इट, हमें पता है कौन कौन है, नॉट दैट कि वी डू नॉट नो, बट ये है कि हम डोजियर पर डोजियर बना के देते हैं, पाकिस्तान उसको नकार देता है, कहते हैं जी आपने हमें लिटरेचर दिया पढ़ने के लिए। तो हमने बोला तो आप बताइए, तो अगर आपको हम बताएं एक आदमी कौन है, उसकी बैकग्राउंड क्या है और वो कहां से घूम के आया, अगर आप इसको नॉवल समझ रहे हैं, लिटरेचर समझ रहे हैं, एक्शनेबल इंट नहीं है, हम उसकी आइडेंटिटी आपको दे रहे हैं और आप कोई एक्शन करने को तैयार नहीं है। और जब फंस जाते हैं, जैसे कारगिल में हुआ, तो वो मानने से इनकार कर देते हैं कि हमारा आदमी है। यानी कि पाकिस्तानी आर्मी कारगिल में मानने से इनकार कर गई कि आदमी हमारे हैं। पर फिर भी देखिए भारतीय सेना ने या भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का कितना है, हमने उनको प्रॉपर बरियल दिया विद फुल रिस्पेक्ट कि सोल्जर्स एंड दे डाइड, पर पाकिस्तान तो मानता ही नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में यही तरीका है कि पाकिस्तान को कुछ सबक सिखाया जाए, और वो सबक सिखाने का एक तरीका ये है, जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट ने किया है, इंडस वाटर ट्रीटी को आर्टिकल 13(2) के तहत पाकिस्तान को बोल दिया कि विल रिव्यू इट। तो वो रिव्यू अभी ये बड़ा जेंटल सा रिस्पॉन्स है। मैं कहता हूं रोको ना पानी, अगर हम अपने रिसोर्सेज लगाएं, रावी का पानी जो रिस रिस के जा रहा है, शकरगढ़ तहसील में कहते हैं वाटर टेबल गिर रहा है एवरी ईयर बाय 1 मीटर्स, दिस इज डिस्पाइट कि आपका पानी अभी भी वहां जा रहा है। अगर आप उसको बिल्कुल सील कर दें तो वो और गिरेगा, मरेंगे ये। जेलम का, इंडस का, फिर आप इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बड़े बनते हैं, बट फिर भी वी कैन ट्रीट इट एज थ्रेट। बल्कि वो उल्टे, हम जब डैम बनाते हैं एंड वी गो एज पर द रूल्स, हम वो कहते हैं जी इसका हाइट कम कर दो, या ये रन ऑफ द फील्ड डैम नहीं है, या ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो अपनी तमाशा करते रहते हैं और हम मूक दर्शक बने रहते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हम भी कोई ऐसे वेपन रखें कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला है, टॉक्स एंड टेरर कांट गो टुगेदर, टेरर और वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो अब इस चीज को कार्यान्वित करो ना ग्राउंड के ऊपर। साहब चलते चलते एक इम्पोर्टेंट चीज, बेशक आतंकी वारदातें हो रही हैं, लेकिन एक चिंता का विषय ये भी तो नजर आ रहा है कि जो स्लीपर सेल्स हैं या फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो अपना काम अंजाम दे रहे हैं, चाहे एम्यूनिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, रैकी कर रहे हैं, या फिर सपोर्ट दे रहे हैं, या एज गाइड काम कर रहे हैं। किस प्रकार उनके खिलाफ एक आयरन हैंड से काम करने की आवश्यकता है? देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो आदमी, मैंने बोला पॉलिसी ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड कंसिलिएशन, ये ऑलरेडी वो कर चुके हैं, बंदों को कर चुके हैं, अपने जो लेट्स से एक एरिया लेवल के ऊपर कर चुके हैं। अब वो फर्दर जो आगे लोग फंसते हैं, या तो वो रेडिकलाइजेशन से फंसते हैं, या तो फिर वो अपना मॉनेटरी वजह से कि उनको पैसे मिलते हैं, या फिर वो जेन्युइनली डरते हैं। अभी क्या करते हैं ये टेररिस्ट, आते हैं किसी के घर में गए, उनको बोला भी अपना आधार कार्ड दीजिए, अपना मोबाइल फोन दीजिए, उनके मोबाइल फोन को ही कनेक्ट करके, हॉटस्पॉट को कनेक्ट करके आधार कार्ड भेज देते हैं पाकिस्तान में। बोलते हैं ठीक है आप हमारे पास कोऑपरेट मत करो, हम तो जा रहे हैं, अगला वाला जत्था आएगा वो आपको मार देगा, उनके पास आपकी आइडेंटिटी है। तो इस किस्म की जो क्वेश्चन है, इसको कैसे कम किया जाए। अब ये जो सिक्योरिटी आवाम को देनी है गवर्नमेंट ने, यहां पे मैं बोलता हूं आवाम को आप अपने साथ में लाइए, उनके लिए एक पॉलिटिकल सोल्यूशन तैयार करिए, एक प्रक्रिया तैयार करिए, हेल्पलाइन क्रिएट करिए, जहां वो आपके साथ मिलकर काम करें और इन चीजों से डरे ना। और इंटेलिजेंस रिसोर्सेज ये है, अगर आपकी हर मोहल्ले में आपका जो बीट कांस्टेबल है, जो एसएचओ के अंडर काम करता है, अगर वो काम करे, क्योंकि उस बीट कांस्टेबल की ड्यूटी ये है कि उसको पता होना चाहिए कि इस बीट के अंदर कौन आदमी बाहर का है, कौन यहाँ लोकल है, बाहर का आया तो किसका रिश्तेदार है, कितने दिन रुका है, ये सब उसको मालूम होना चाहिए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इस व्यवस्था को फुली लागू किया जाए, जो फॉरेन कंट्रीज में लगती है, हमारे यहाँ जब मैं पुलिस ऑफिसर से बात करता हूँ, सीनियर ऑफिसर से भी, तो वो हंस के कहते हैं सर हमने आपको भी तो सिक्योरिटी दे रखी है, अगर आप गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, आपको सिक्योरिटी दे रखी, कहाँ से आएगी, ये वो बीट कांस्टेबल उठ गई तो आपको सिक्योरिटी दे रहा है। तो इस किस्म की पुलिस रिफॉर्म्स की भी जरूरत है।
सिक्योरिटी रिफॉर्म्स की भी जरूरत है और इंटेलिजेंस को बढ़ाने की जरूरत है। अगर वो हम करेंगे तो ये स्लीपर सेल्स नहीं मिलेंगे। परंतु मैं यहाँ पे एक धन्यवाद, एक मुबारकबाद जरूर देना चाहता हूँ अपने कश्मीरी भाइयों को। ये देखिए, ये उस्मान तो मारा गया, पर वहां से उनको मिले बैकपैक्स मिले। बैकपैक्स में एमिनिशन मिलना, वेपन मिलना, कोई कम्युनिकेशन डिवाइस मिलना बड़ी नॉर्मल बात है। यहां पे उनके पास राशंस मिले हैं बैकपैक में, ड्राई फ्रूट्स मिले हैं साथ में। इसका मतलब ये है कि उनको पता था, और वो श्रीनगर में मिले। अगर वो मान लो कोई गुजर बकरवाल इमिग्रेशन रूट पे करते हैं तो मैं मान लेता हूं। ये शहर के अंदर मिलने का मतलब है कि उनको पता था कि लोकल रिसोर्स हमको नहीं मिलने वाला, तो हम अपने साथ लेके चलें। इसका मतलब जो लोकल लोग हैं, शायद डाउनटाउन के या अर्बन के या इवन रूरल के, उन्होंने उनको साथ देना बंद कर दिया है, टू सम एक्सटेंट बंद कर दिया है। दैट इज वाई उनकी तरफ से ये एडिशनल प्रोविजन किया गया है अपने पिट्ठू के अंदर। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। फिर ये अखनूर वाला, जैसे मैंने इंसिडेंट आपको बताया, बच्चों ने आगे इन्फॉर्म किया, ये बहुत ही बढ़िया बात है। इसमें जम्मू कश्मीर की जो अवाम है या जो नागरिक है, उनको शाबाशी देने की जरूरत है, उनको और प्रोत्साहन देने की जरूरत है, और वो एक मुबारकबाद के हकदार हैं। अगर इसी चीज को वो आगे बढ़ाते रहें, आई एम श्योर इंसर्जेंसी विल गो अवे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। वेरी लास्टली, जीरो टॉलरेंस और टेररिज्म, ये बात केंद्र सरकार ने भी की है, एलजी ने भी इसको दोहराया है। किस नजरिए से देखते हैं और एक बेहतर इंटेल के साथ इस तरह की वारदातों पर रोक लगाई जाए? देखिए, आपने खुद बोला कि ये केंद्रीय सरकार ने या एलजी ने बोला है, मतलब मैं मान लूं कि पॉलिटिशियंस ने बोला है, किसी मिलिट्री एक्सपर्ट ने नहीं बोला है, किसी सिक्योरिटी फोर्सेस एक्सपर्ट ने नहीं बोला है। जीरो सम गेम कैसे हो सकती है? यहां पे इतने सारे चीजें इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग वोट बैंक पॉलिटिक्स। और जहां तक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू का सवाल है, मैं कह रहा हूं कि आई एम अ डिफेंडर, आई एम नॉट एन अटैकर। जिस दिन मैं अटैकर बनूंगा, उस दिन ये जीरो सम गेम हो सकती है या इसका खात्मा हो सकता है। उसके लिए मुझे प्रोएक्टिव होना है। मैं प्रोएक्टिव तो हो सकता हूं अगर मुझे पॉलिटिकल विल मिले, नंबर एक। दूसरा, मैं प्रोएक्टिव हो सकता हूं मुझे एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिले। मैं वैली में 3 टेन्योर्स मैंने की हुई हैं एज ग्रेड कमांडर्स, तो जब तक मेरे पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं है, मैं क्या करूं? और जो मिलती है थोड़ी बहुत, उससे जो आप तो थोड़ा देखते हो, तो 100% सक्सेस तो नहीं हो सकती ना। 80%, 70% है। पहले 10-20% होती है, अभी 70-80% है। तो वो जो थोड़ी बहुत एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिलती है, उसमें हम यूनिट्स जाके अपनी डिप्लॉयमेंट करते हैं, रेड करते हैं, कॉर्डन करते हैं, तो उसमें अपना कोलैटरल डैमेज हमारी अपनी भी होती है। वी हैव लॉट ऑफ कैजुअलिटीज ऑफ सोल्जर्स ऑल्सो, यंग ऑफिसर्स ऑल्सो। तो ये सब चीजें रोकी तभी जा सकती हैं अगर मेरे पास पॉलिटिकल मैंडेट हो कि भाई कोलैटरल डैमेज होती है तो होने दो, एक बारी होगी, जिंदगी भर के लिए रुक जाएगी। वो अगर पॉलिटिशियन एक्सेप्ट करने को तैयार है, वोट बैंक पॉलिटिक्स की चिंता नहीं है, और साथ में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास बड़ी पुख्ता मुसाद या शिन बेट जैसी इंटेलिजेंस है जो इजरायलियों की है, तो फिर हम ये कर सकते हैं। फिर वो देखिए, अब मुसाद ने क्या किया है, उन्होंने जाके इस्माइल हानिया को कहां मारा? ईरानियन प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंशियल पैलेस के साथ। नसरुल्लाह का कहां मारा? उसके ड्राइंग रूम के अंदर, बिना किसी कोलैटरल डैमेज के। तो इस किस्म की अगर फैसिलिटी या इतनी कैपेबिलिटी हम अपनी भी बना लें, तो वील एलिमिनेट देम, और फिर लोग उनको मदद देना बंद कर देंगे, वो भी हमारे साथ भागीदार बनेंगे, एंड आई एम श्योर पीसफुल जगह आ जाएगी, पीस आ जाएगा, खुशहाली आएगी, सबका फायदा होगा इसमें। मेरे साहब, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारी, खासकर जम्मू कश्मीर में जो नई सरकार के गठन के बाद जो सूरत हाल नजर आ रही है, बढ़ती आतंकी घटनाएं, उस पर आपने अपना मंथन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टू बी ऑन द शो एज ऑलवेज।